हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के गणित विषय के कक्षा 9वीं के प्रश्न पत्र के संपन्न होने के पश्चात यहाँ पे हम प्रत्येक प्रश्न का हल देखेंगे। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको इनके आंसर देना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। यहाँ पहला प्रश्न है 729 की घात 1/3। तो चूंकि हम जानते हैं कि 729 को हम 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से 9 की घात 3 होगा और इसकी घात 1/3 है। घात से ये कट जाएगा तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है 9। इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होता। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से एक्स अक्ष में स्थित एक बिंदु है। तो एक्स अक्ष में जब भी आप बिंदु देखते हैं तो ये आपका एक्स अक्ष है, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्स अक्ष में यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो कोई बिंदु अगर यहाँ स्थित है तो इसको हम पढ़ते हैं 2 0। तो इस हिसाब से यदि देखें तो 1 0 यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है जो कि एक्स अक्ष पर स्थित होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखें। यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हल योगफल या अंतर एक संख्या होती है, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ घनाभ आपको बनता हुआ दिखाई देता है, और यदि इसको हम घनाभ देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं एक आकृति बनती हुई जिसमें आपको 6 फलक दिखाई देती हैं, 1 2 3 4 और इस तरीके से ये 5 6। तो 6 फलक आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसके बाद चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, 4/5 और 1/5 का योग होगा। तो 4/5 और 1/5 का योग कर देते हैं। यहाँ पे समान हर होने के कारण हम यहाँ पे अंश को वैसा ही योग कर देते हैं, तो ये 5/5 होगा और कैंसिल करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए अब छठवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें 28 गुणित 21। तो ये जो संख्या है इसका पक्षांतर यदि हम यहाँ पे उठाकर कर देते हैं तो 21 दूनी 42 होता है और 2 से ये 14 बार कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से जो इसका हल है वह होगा डी ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न 2 में सबसे पहला प्रश्न है, शून्य बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पे आपको शून्य लिखना था। 2π एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इस तरीके से इसका आंसर देना था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे 1 की घात 0 का मान होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। बहुपद px बराबर 2x 5 का शून्यक है। तो यहाँ हम पक्षांतर करते हैं 2x 5 बराबर 0 लेकर, तो x का मान -5/2 प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर देना था आपको -5/2। यहाँ पे आप लिख देते हैं -5/2 है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं ऋण 3 1। यहाँ हल करेंगे हम, ऋण 3 और ऋण में ऋण का गुणा होकर धन हो जाएगा और 1 हो जाएगा। धन 4 ऋण 2। अब देखिए धनात्मक संख्या जोड़ते हैं तो 5 होता है और ये ऋणात्मक संख्या ये दोनों मिलकर कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे मान प्राप्त होता है हमारा 0 के बराबर। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें बहुपद 4 धन 3x की घात 2 धन 5x में x की घात 2 का गुणांक है। तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं धन 3 के बराबर है। तो ये इस तरीके से आपको इसका आंसर देना था। प्रश्न क्रमांक 3 में देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी आपको मिलाना था। तो सही जोड़ी मिलाने के लिए सबसे पहले तो ऋण 1.40 ऋण धन 1.25 ऋण 0.85, इसकी सही जोड़ी यदि आप मिलाते हैं तो इसका जो आंसर है वह निकल कर आता है f, यानी ऋण 1 के बराबर। अब यदि आप ऋण 216 में 6 का भाग देते हैं तो ये हमारा ए ऑप्शन निकल के आता है, ऋण 36 होगा। और ऋण 2 गुणित ऋण 3.5 करते हैं तो दोनों धनात्मक संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है और यह गुणा करने पर हमें 7 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 36.5 में ऋण 5 गुणित ऋण 5.4 का योग करते हैं तो ये कुल मिलाकर हमें डी के बराबर प्राप्त हो जाता है 63.5 के बराबर। 5/4 है इसका जो ऑप्शन है वह होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.25 के बराबर। अब आइए बात करते हैं 2.4/10। तो इसे सरल कर देंगे अपन, तो इसके हिसाब से 0.24 इसका ऑप्शन सही होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखें, जिसमें एक शब्द में आपको उत्तर देना था, रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे होता है 1 शून्यक होता है। यदि हम ax धन b बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ पे हमें x का मान प्राप्त होता है -b/a, तो ये शून्यक होगा। तो केवल 1 शून्यक होता है रैखिक बहुपद में। अब 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शांत दशमलव।
तो ये शांत दशमलव होता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें सभी गुणांक शून्य हो, तो उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। तो इसे आपको शून्य बहुपद देना है। इसके बाद 8752 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान है, तो देखिए आप दहाई का आंकड़ा है तो ये 50 होगा इसका आंसर। इसके बाद 59/6 में शेषफल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 59/6 जैसे ही आप 59 में भाग देते हैं 6 का तो 9 बार चला जाता है, और इसके बाद यदि आप घटाते हैं तो यहाँ पे हमें 5 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वह 5 होगा। 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या लिखना है तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, दोनों का योग करके आप 2 का भाग दे दें तो यहाँ पे आ जाता है 3/2 के बराबर, और 1 और 2 के बीच में आप दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं इसको, तो ये 3/2 इसका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें सत्य एवं असत्य लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें सत्य एवं असत्य देना है। तो एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। यहाँ पे रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। इसके बाद एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो बिल्कुल सत्य प्रश्न है ये, और सत्य कथन होने के साथ साथ देखिए तीसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है, इसे हम लिखेंगे असत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है, ये बेलन के आकार की आकृति होती है। इसके बाद प्रत्येक बहुपद एक द्विघात द्विपद होता है, तो ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि वो एक पदी भी हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे असत्य कथन है। और 6वें नंबर पर देख रहे हैं, ऋण 5 ऋण 2 से छोटी किंतु ऋण 8 से बड़ी है, तो इसको आप व्यवस्थित करके देख लें। यहाँ पे ऋण 8 ऋण 5 और यहाँ ऋण 2। अगर संख्या रेखा की बात करते हैं तो ऋण 2 बड़ा होता है और ऋण 8 जो है वो छोटा हो जाता है, तो ऋण 5 क्या होगा, यहाँ पे ऋण 5 ऋण 2 से छोटा तो है और ऋण 8 से बड़ा है, तो बिल्कुल सत्य कथन हो गया। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 बिल्कुल सत्य होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 जिसमें जांच कीजिए कि ऋण 2 और 2 बहुपद x धन 2 के शून्यक हैं अथवा नहीं। और इसके अथवा में जो प्रश्न देख रहे हैं वह है x की घात 5 ऋण x की घात 4 धन 3 तथा 2 ऋण y की घात 2 ऋण y की घात 3 धन 2 y की घात 8 की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि x धन 2 के शून्यक है कि नहीं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ पे x धन 2 में ऋण 2 और 2 शून्यक है कि नहीं, तो इसे हम सरल करके देखते हैं। यहाँ पे पहले हम x का मान ऋण 2 रखें तो यहाँ पे आपको शून्य के बराबर प्राप्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम 2 रखते हैं तो ये 4 के बराबर प्राप्त होता है। यहाँ पे शून्य प्राप्त होना था, तो ऋण 2 तो शून्यक है किंतु 2 नहीं है। और इसके अथवा में आप देख रहे हैं कि घात लिखनी थी, तो यहाँ पे x की घात अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है और इसमें 8 है, तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों का आंसर देना था। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखते हैं कि 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करना है। तो आइए और इसके अथवा में करनी 5 धन करनी 2 की घात 2 को सरल करना है। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे यदि हम इस प्रश्न को सरल करते हैं तो 6 करनी 5 और 2 करनी 5 का आपस में गुणा करते हैं तो 6 का सीधा सीधा गुणा 2 में हो जाएगा और इस तरीके से 12 प्राप्त हो जाएगा। और करनी 5 का गुणा होकर यहाँ पे 5 की घात 2 और यहाँ से करनी हट जाती है तो 5 प्राप्त होता है। 12 पंचे 60 हमें यहाँ मिल जाता है। इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, करनी 5 धन करनी 2 की घात 2 को सरल करना है। तो यहाँ पे हम इसे 2 बार लिख लेते हैं और पहले हम इस करनी 5 का गुणा इस पूरे कोष्ठक में करते हैं और इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर करनी 2 का गुणा यहाँ पूरे कोष्ठक में कर देते हैं। इसके बाद करनी 5 गुणित करनी 5 होगा और करनी 5 गुणित करनी 2 का गुणा होगा आपस में, और फिर करनी 2 का गुणा करनी 5 से होगा और करनी 2 का गुणा फिर करनी 2 से होगा। इस तरीके से यहाँ हम देखते हैं 5 की घात 2 प्राप्त हो जाता है और इससे 5 प्राप्त हो जाता है और यहाँ 5 दूनी 10 होगा, करनी में 10 और करनी में 10 पुनः मिलेगा, 2 पंचे 10 और 2 गुणित 2 अर्थात यहाँ पे करनी से बाहर हो जाएगी संख्या, 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 यहाँ पे हमें मिल जाता है और फिर करनी 10 और करनी 10 का योग कर देते हैं तो 2 करनी 10 हमें प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 देख रहे हैं जिसमें 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग देना है और इसके अथवा में दिया गया है 2 करनी 2 धन 5 करनी 3 और करनी 2 ऋण 3 करनी 3 को जोड़ना है। तो बच्चों जैसे ही हम 8 करनी 15 में 2 करनी 3 का भाग देते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो 8/2 लिखेंगे, 2 से 4 बार ये कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार से करनी के अंदर की संख्या को करनी के अंदर लिखेंगे तो 15/3 3 5 15 होगा और इस प्रकार से हमें मिल जाता है 4 करनी 5। अब जो अगला प्रश्न आप देख रहे थे जिसमें आपको लिखा था करनी 2
धन 5 करनी 3 में करनी 2 ऋण 3 करनी 3 का योग करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे करनी 2 वाली राशियों को आपस में जोड़ देते हैं तो 2 और 1 3 हो जाता है, और 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 को कम कर देते हैं तो 2 धन करनी 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं तो q बराबर शून्य के नहीं है, अथवा ऐसी दो संख्याएं लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती हो। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये शून्य एक परिमेय संख्या बिल्कुल होती है, इसे हम लिखते हैं और यहाँ 0/1 लिखेंगे तो q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या की शर्त होती है, तो इसे हम 0/1 लिखेंगे। अब इसके बाद अनवसानी आवर्ती के उदाहरण देना था, तो ये आप देख सकते हैं 2 उदाहरण दिए गए हैं, 1.27 बार और 0.3 का बार। इसका तात्पर्य है इसे हम लिखेंगे 1.27 का बार, अर्थात 1.272727 ये पुनरावृत्ति होती रहती है। इसी तरीके से 0.3 का बार लिखते हैं तो 0.3333, तो ये आवर्ती होती रहती है। इस प्रकार से इसको कहते हैं हम अनवसानी एवं आवर्ती। अब आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है यदि सरला की वर्तमान आयु y वर्ष है और आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए अथवा इसके x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे कैसे हल करना बताते हैं। सरला की जो वर्तमान आयु है y वर्ष है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु होगी, तो यहाँ पे हम y धन 5 लिख सकते हैं या x भी मान सकते हैं आप, तो y धन 5 या x वर्ष यहाँ पे, हालांकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है y वर्ष, तो हमें लिखना होगा y धन 5 वर्ष होगी। अब इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है कि x धन 4 एक बहुपद है आपके पास और इसमें x का मान 1 रखना है, जैसे ही आपने x के स्थान पे 1 रखे तो 1 धन 4 हो जाएगा और योग कर देंगे तो हमें हल 5 के बराबर प्राप्त हो जाता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 देख रहे हैं जिसमें 360 को 5:7 के अनुपात में बांटना है और इसके अथवा में दिया गया यदि मोहन रमेश से 2 गुना ऊंचा है तो मोहन और रमेश की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से देखें हम 5:7, इसको हम मान लेते हैं कि ये 5x और 7x हैं, तो 5x धन 7x बराबर कुल योग दिया गया है यहाँ पे 360 और इसका योग करते हैं तो 12 होगा और 12 का यहाँ पक्षांतर कर दें, कैंसिल करें, 360 को 30 बार कैंसिल हो जाता है तो x का मान 30 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे x के स्थान पे मान रखें 30 और 5 का गुणा कर दें तो 150 मिल जाता है और यहाँ पे भी 7x में x का मान रखें तो 30 7 गुणित 30 अर्थात 210 मिल जाता है। इस प्रकार से जो अनुपात हमें प्राप्त होता है 150:210 के बराबर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है कि क्या रमेश की, माना कि रमेश की जो ऊंचाई है x है और मोहन की ऊंचाई हम यहाँ पे 2x मान लेते हैं और इनकी ऊंचाई का अनुपात, तो मोहन की ऊंचाई और रमेश की ऊंचाई 2x/x होगी, x से x कैंसिल कर दें तो जो अनुपात निकल कर आता है वह होगा 2:1 के बराबर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक दुकानदार एक कॉपी को 35 रुपये 15 पैसे में खरीदता है और उसे 45 रुपये 65 पैसे में बेच देता है, तो उसे कितना लाभ होगा। तो कम कीमत में खरीदा है और अधिक में बेचा है, क्रय और विक्रय की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 700 रुपये 50 पैसे है और यहाँ पे इसने दुकानदार ने इसको 122 रुपये 65 पैसे की छूट दिया और बेचा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोनों स्थिति में हम चलिए इसका हल देखते हैं। पहली स्थिति में जैसे कि कॉपी का क्रय मूल्य यहाँ पे आप देख रहे हैं 35 रुपये 15 पैसे है और यहाँ पे विक्रय मूल्य 45 रुपये 65 पैसे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो यहाँ हम घटाएंगे इसे तो 10 रुपये 50 पैसे पहले स्थिति में आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है कि शर्ट का विक्रय मूल्य 700 रुपये 50 पैसे, आप इसमें 122 रुपये 65 पैसे की छूट देते हैं, यानी घटाना है आपको, तो जो विक्रय मूल्य होगा 577 रुपये 85 पैसे होगा। बच्चों 13वां प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे 35% को भिन्न में व्यक्त करना है और 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 35% को हम भिन्न में यदि बदलते हैं तो हमें 100 का भाग देना होता है और इसे सरल कर देते हैं तो 5 से 7 बार कैंसिल होगा और ये 20 बार, और इस तरीके से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 7/20 होगा। और यदि हम प्रतिशत रूप लिखते हैं तो हमें 100 का गुणा करना होगा और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3/4 को प्रतिशत रूप में लिखने के लिए 100 का गुणा किए, 4 से कैंसिल कर दिए, 100 25 बार कैंसिल और 25 में 3 का गुणा करते हैं तो ये हमें आंसर मिल जाता है 75% के बराबर। प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 14 जिसमें हमें लिखा है कि आमिर ने बैंक से 13,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 1680 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर दिया। तो आमिर ने बैंक से कुल कितने रुपए उधार लिए अदा
कुल कितने रुपए अदा किए हैं ये आपको बताना है। दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि एक दुकान में पैंट की कीमत 754 रुपये है और शर्ट की कीमत 560 रुपये है, बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी हो गए हैं। यहाँ पे आप आमिर द्वारा लिया गया जो उधार है 13,500 रुपये और 1,680 रुपये 2 वर्ष बाद ब्याज दे रहा है और कुल वो राशि बैंक को अदा कर रहा है तो 15,180 रुपये होगी। इसका योग करना है यहाँ पे एक्चुअल में प्रश्न में, और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया वो भी योग करने का प्रश्न है, जहाँ पे पैंट की कीमत आपकी 754 रुपये और शर्ट की कीमत 560 रुपये है। दोनों का हम योग कर देते हैं और इस प्रकार से हमें 1,314 रुपये दोनों की कुल कीमत पता हो जाती है। बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे 15वां हल कीजिए, जहाँ पे एक भिन्न वाले प्रश्न में जोड़ना और घटाना है और दूसरे में आपको भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। इस प्रकार के जो प्रश्न है इसमें आप भिन्न को इस तरीके से जोड़ते घटाते हैं। चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हर है वो समान हर के रूप में है और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और अंश को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, 2 धन 4 ऋण 3 और सरल करेंगे तो सरल करने पर हमें प्राप्त हो जाता है 3/5 के बराबर। आइए अब अगला प्रश्न है इसी के अथवा में, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसको आरोही क्रम में जमाना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दें एक दूसरे का और दशमलव में संख्याएं प्राप्त कर लें, ये एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे आपको दिख रहा है एलसीएम निकालते हुए आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम इसका 60 होगा, प्रत्येक में 60 का गुणा कर करें तो पहले में आपको 45 प्राप्त होगा, दूसरे में 40, 48 और 30। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 30 प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको 40 प्राप्त होती है, तीसरे नंबर पे 45 और चौथे नंबर पे 48। इस प्रकार से आप जो भिन्न है क्रम से इनको जमा लें तो ये आपका जो आरोही क्रम है भिन्न का प्राप्त हो जाता है। तो 16वां प्रश्न जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/3 करने 7 के हर का परिमेयकरण करके लिखना है और यहाँ पे एक घातांक के नियम का एक प्रश्न दिया गया है, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। हर के परिमेयकरण करने पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको हमने बताए हैं, आप YouTube चैनल पे हमारे देख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। तो चलिए 1/3 करनी 7 को हम देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो हर में करनी 7 दिया गया है उसको हम अंश और हर में गुणा कर लें और यहाँ पे लिख दें करनी 7 एकम करनी 7 और जो हर है उसमें करनी 7 और करनी 7 का जब आपस में गुणा होता है तो 7 प्राप्त होगा और इस प्रकार से हमें मिल जाता है करनी 7/7 या 21। तो ये हल होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अथवा में एक घातांक के नियम का प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, तो घात समान हो गई। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पे घातांक का जो नियम है x की घात m y की घात m, तो घातें समान होने पर x और y अर्थात जो आधार है उनका गुणा किया जा सकता है, उसकी घात एक जैसी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे 7 × 56 हम लिख देते हैं। बच्चों अगला प्रश्न बहुत ही सरल था, जो कि देख रहे हैं आप यहाँ पे अपने आसपास स्थित कोई 4 चतुर्भुज आकार की वस्तुओं के नाम लिखना था और कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के आपको उदाहरण देना था। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई 4 आप देख सकते हैं चतुर्भुज के आकार की जो आकृतियां हैं, जैसे खिड़की, दरवाजा, टेबल, कंपास इत्यादि, और इसी तरीके से वृत्ताकार जो आकृतियां हैं आपकी घड़ी, चूड़ी, रोशनदान और साइकिल का पहिया, ये सभी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके आंसर आपको देना है। अंक 18 ये कहता है कि चांदी की सहायता से आपको यहाँ पे 45 अंश का और 75 अंश का कोण की रचना करनी है और 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचकर उसका लंबार्धक अथवा समद्विभाजक खींचना है। रेखाखंड के ऊपर जब चांदा रखते हैं तो यहाँ से आप कोण नाप लें 45 अंश का और इसे ABC कोण बना दें 45 अंश का। इसी प्रकार से आप BC एक रेखाखंड खींचकर चांदी की सहायता से आप यहाँ पे ABC 75 अंश का कोण बना लें। रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर की लंबाई के अर्धक करना है, तो हम सबसे पहले A बिंदु पर प्रकार को रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की ओर खींचते हैं। B बिंदु प्रकार रखकर एक चाप नीचे और एक चाप ऊपर पुनः खींचते हैं और इन दोनों के कटान बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं, तो ये हमें रेखाखंड का अर्धक प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि 1/7 और 2/7 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। हमने बहुत सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे बताया था, आप चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। और इसी प्रकार से इसके अथवा में ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हों। 3 अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं, तो यहाँ हमें सबसे पहले तो बात ध्यान देना पड़ता है कि 3 उसमें 1 का योग करेंगे तो 4 होगा, और जैसा कि हमें 1/7 दिया गया उसमें 4 का आप अंश और हर में गुणा कर दें, इस प्रकार से हमें 4/28 प्राप्त हो जाता है। और इसी तरीके से 2/7 में अंश और हर में गुणा कर दें तो 4 का गुणा करने पर 8/28 प्राप्त हो जाता है। तो 4/28 और 8/28 के बीच में 4 के बाद 5 आता है तो 5/28,
6/28, 7/28 के अथवा में जो प्रश्न दिया गया है कि अनुमानी अनावर्ती संख्याएं लिखिए, तो ये आपके 3 उदाहरण यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20वां दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पी वाई बराबर वाई की घात 2 धन ऋण वाई धन 1 के लिए P0 P1 P2 के मान ज्ञात करना और इसके अथवा में सत्यापित करना है। 2 शून्य बहुपद x की घात 2 ऋण 2x के शून्यक हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है y की घात 2 ऋण y धन 1 को हम py मान लेते हैं। y के स्थान पे क्रम से 0, 1 और 2 रखते हैं और यहाँ पे सरल कर देते हैं। तो पहले में 1 प्राप्त होगा, दूसरे में 1 प्राप्त होगा और तीसरे में 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे x की घात 2 ऋण 2x जो बहुपद हमें ज्ञात है उसके शून्यक चेक करते हैं कि ये शून्यक है कि नहीं। तो x बराबर 2 यहाँ पे रखते हैं, तो 2 की घात 2 अर्थात 4 और 2 गुणित 2 अर्थात 4। तो 4 में से 4 घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है। और इसी तरीके से x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब प्रश्न क्रमांक 21 की बात करें, जो पिछले वर्ष भी पूछे गए हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपने वीडियो जरूर देखा होगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। 35 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां लगाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार से एक किसान की एक आयताकार खेत के चारों ओर 3 फेरों में 840 मीटर के तार की बाड़ लगाई है। यदि खेत की लंबाई 70 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है जिसमें आयताकार खेत की लंबाई यहाँ पे 140 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात 140 गुणित 100 हो जाएगा और इस प्रकार से 14,000 वर्ग मीटर प्राप्त हो जाता है। 35 स्क्वायर मीटर की कुल क्यारी हमें लगाना है, तो 14,000 में आप 35 का भाग दे दें तो यहाँ पे हमें जो क्यारियों की संख्या है वो 400 निकल कर आ जाती है। इसी प्रकार से यदि इसके अथवा की बात करें तो यहाँ पे 3 फेरों कुल बाड़ की लंबाई 840 मीटर के बराबर है और यदि हम यहाँ पे 840 में 3 का भाग दे दें तो 280 मीटर में एक फेरों में कुल परिमाप प्राप्त हो जाती है। और खेत की जो लंबाई है 70 मीटर के बराबर है। खेत की परिमाप आयताकार होने के कारण यहाँ पे हम परिमाप लिखते हैं 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई के बराबर से। हम देखते हैं कि मान रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। चौड़ाई का मान यहाँ पे हम पक्षांतर करते हैं, सरल कर लेते हैं और इस प्रकार से चौड़ाई प्राप्त होगी 70 मीटर के बराबर। बच्चों 22वां प्रश्न है, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है की विमाएं की संभव व्यंजक लिखना है। तो ये इसका आयतन 3x या 2 ऋण 12x है, तो इसके लिए संभव व्यंजक लिखेंगे। और इसी प्रकार के इस अथवा में जो दिया गया है x धन 1 और यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। क्रमांक 22 में देख रहे हैं घनाभ का आयतन 3x या 2 ऋण 12x है और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका यदि गुणनखंड निकाल लेते हैं 3x कॉमन कर लें तो यहाँ हमें 3 गुणित x ऋण 4 प्राप्त हो जाता है। क्रम से हम इसको मान लेते हैं कि 3 लंबाई और x चौड़ाई और x ऋण 4 ऊंचाई है, तो ये तीनों आपकी विमाएं हो जाएंगी। इसके बाद आइए इसके अथवा में बात करते हैं। प्रश्न में x धन 1 यहाँ पे इसका एक गुणनखंड ज्ञात है, इसे हम पक्षांतर कर देते हैं तो x का मान ऋण 1 प्राप्त हो जाता है। जो बहुपद दिया गया है इसमें हम x के स्थान पे सभी जगह हम ऋण 1 रख देते हैं और ऋण 1 रखने के पश्चात इसको हल करते हैं। आइए इसके अंतिम प्रश्न की बात करें। प्रश्न क्रमांक 23 जिसमें लिखा हुआ है कि 1.27 की बार को p बटे q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे इसको सरल करना है, जो हर का परिमेयकरण करते हुए सरल। तो प्रश्न क्रमांक 23 में 1.27 की बार इसको हम लिख सकते हैं, मान लिखते हैं कि x का मान है और इस तरीके से समीकरण नंबर 1 देंगे और यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे क्योंकि जो बार लगा हुआ है वो 2 साथ में लगा है, तो 2 साथ डिजिट 2 हैं यहाँ पे, इसलिए हम 100 का गुणा कर रहे हैं। यदि हम जैसे 0.3 के बार के सवाल को करते हैं तो यहाँ 1 डिजिट होने के कारण हम 10 का गुणा करते थे। आप वीडियो में जाकर दे सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। और यहाँ पे हम 100 का जैसे ही गुणा करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है 127.2727। इस तरीके से समीकरण क्रमांक 2 होगा। अब दोनों समीकरणों को आपस में हम घटा लेते हैं। 2 में से 1 को घटाने पर देख रहे हैं यहाँ पे 99x बराबर 126 हमें प्राप्त हो जाता है। पक्षांतर करेंगे 126 बटा 99 कैंसिल करेंगे 14/11 हमें प्राप्त हो जाता है। आइए अगला प्रश्न इसके अथवा में, जैसा कि हमें हर का परिमेयकरण करते हुए इसे सरल करना था। तो बच्चों ये था आपका आज हुआ जो प्रश्न पत्र और इसमें आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न को हमने हल करके यहाँ पे आपको बताया है। और यदि आप इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।